उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां अग्नेरी मंदिर में चैत्र अष्टमी मेला 2025 में भाग लिया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैत्र अष्टमी मेले में शामिल हुए। अल्मोड़ा के चौखुटिया में मां अग्नेरी मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी इस दौरान देखने को मिला है। सच में भाइयों बहनों, रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी का ये दिव्य धाम हमारी आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। मां अग्नेरी का ये पावन धाम सदियों से हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है। उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था, जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल की परीक्षा में पास हो गई है। अब ऐसे में मोदी सरकार ने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी इसे पारित कर दिया गया। वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट राज्यसभा में पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने राज्यसभा में इसके विरोध में वोट दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं। उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और ऐसे में राज्य सरकार यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। अब इसी कड़ी में मुख्य सचिव के निर्देश के आधार पर 4 सीनियर IAS अधिकारियों को अलग अलग धामों में व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये अधिकारी मुख्य सचिव को निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और अधिकारियों को नामित करने का मकसद चारधाम यात्रा में मौजूदा कमियों का आकलन करना है और इन्हें दुरुस्त करना है, ताकि समय से पहले इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। अब सचिव बीवी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था देखेंगे। यमुनोत्री धाम के लिए सचिव नीरज खैरवाल नामित किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सचिव राजेश कुमार को दी गई है, तो वहीं केदारनाथ में सचिव युगल किशोर पंत यात्रा व्यवस्था को देखने वाले हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और IRCTC ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुकिंग के लिए IRCTC जल्द ही वेबसाइट का लिंक जारी कर देगा। 2 मई को यहां पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू होगी और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं अब के लिए ये हेली सेवा की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। अब IRCTC जल्दी वेबसाइट का लिंक जारी करने वाला है, जिसके माध्यम से ये टिकट्स बुक हो पाएंगी। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जोरों पर चारधाम यात्रा की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब बात अगर की जाए तो अब बुकिंग शुरू होने के बाद सभी जो श्रद्धालु हैं हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। तो केदारनाथ हेली सेवा का किराया और रूट साल 2025 सिरसी से केदारनाथ रहेगा।
आपको बताएं कि 6,061 रुपये सिरसे से केदारनाथ, फाटा से केदारनाथ की अगर बात कर ली जाए तो 6,063 रुपये, गुप्तकाशी से केदारनाथ 8,533 रुपये। तो केदारनाथ हेली सेवा का किराया और रूट आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से रूट क्या रहेगा और रूट के साथ साथ उसका जो किराया है वो भी आप देख पा रहे हैं। हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंदिरा प्रदर्शनी महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया है। लगभग 541 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए परीक्षा भवन का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बताया कि महिला महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्राओं को दिक्कत होती थी, कम जगह में परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। ऐसे में अब इस नए भवन के बनने से परीक्षा के दौरान छात्रों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 100% बिल्डिंगें हमने बना दी। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या है कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था रहेगी। वैसे हम 25 डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपये हमने अब मुक्त कर दिए हैं। और 25 डिग्री कॉलेजों में हम गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बना रहे हैं। लगभग 18 डिग्री कॉलेजों में छात्रावास बन के तैयार भी हो गए हैं। अभी जो हमारा MBPG डिग्री कॉलेज है उसका भी छात्रावास बन के तैयार हो गया है। एक दिन अभी मुख्यमंत्री जी हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग उच्च शिक्षा में कई गुणवत्तापूर्व काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब उत्तराखंड के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी एकता शुचिता की बात करते थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दिए गए बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने नेताओं से सोच समझकर बयानबाजी करने को कहा था। इसे लेकर कांग्रेस महेंद्र भट्ट पर हमलावर है। ये घमासान देखकर वाकई बहुत मजा आ रहा है कि जो लोग अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करते थे और पार्टी के अंदर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो बेनकाब हो रहे हैं जनता, मीडिया और विपक्ष के सामने। और महेंद्र भट्ट के लिए तो मुझे ये कहना है कि गिरगिट भी शर्मा रहा होगा आपका रंग बदलना देखकर। मतलब आपने गिरगिट को भी पछाड़ दिया, क्योंकि कल आपका बयान जो आपने मोर्चा त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ खोला हुआ था, वो बयान आया कि लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और जनप्रतिनिधि को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये वो कह रहा है जो व्यक्ति खुद राज्य आंदोलनकारियों को और भूतपूर्व सैनिकों को सड़क छाप कह चुका हो। और ऐसे में आज जब हाईकमान का डंडा आया होगा और दलित वोट खिसकते हुए नजर आए होंगे, तो ऐसे में अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं महेंद्र भट्ट और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे सांसद ने किसी का नाम नहीं लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर 220/33 किलोवोल्ट उप संस्थान का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज़्यादा पशुधन हैं। और इस गाँव में यही एक गोचर भूमि जिस पर निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। तो वहीं केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है और उन्होंने भी गांव वालों से मिलकर उनकी समस्या को जाना। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गोचर भूमि के अलावा न गोचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गोचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति
निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जियो हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार। तो वहीं राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर अब रामजीवाला किए जाने को लेकर मियांवाला के स्थानीय लोगों में खासा विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने पत्रकार वार्ता कर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नाम परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लेती तो वे सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। बोलो संगठन नहीं है, वो हमारे ताऊ चाचा है, हमारे बड़े बुजुर्ग है, संगठन नहीं है, वो पुराने मियांवाला के लोग हैं। ये चंद लोग इधर उधर बस गए हैं, ये सब इन्हीं की वो है। और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि ऐसा हो जाए कि हमारे जो पुराने जो ठाकुर होते हैं, ये राजपूत जाति है और हम जो हमारे पूर्वज थे उन्हें जो है मियाँ की उपाधि दी गई थी। जो पुराने जो ठाकुर होते हैं, ये राजपूत जाति। उत्तराखंड में धामी सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के कुछ इलाकों के नाम बदलने की घोषणा की है। इसके बाद विशेष तौर पर देहरादून के मियांवाला का नाम बदले जाने को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मियांवाला का नाम बदले जाने की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र शाह का ये कहना है कि सरकार को इतिहास की जानकारी नहीं है। नाम बदलने से पहले सरकार को इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि स्थान के नाम बदलने वाले जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें पहले इतिहास की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नाम बदलने से प्रदेश का कुछ भला होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि नाम बदलने से पहले जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कम से कम इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं मियांवाले की खास तौर पर बात करना चाहूँगा। आज़ादी से पहले यहाँ पर दो परिवार आए थे, एक रांगड़ परिवार और एक मियांवाला परिवार। तो मियाँ परिवार है वो टिहरी के अंदर जो है, टिहरी गढ़वाल में ठाकुर होते हैं और वो मियाँ उनकी जाति है। ऐसे ही ठाकुर जो है मियाँ जाति के, वो हिमाचल में भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी हैं। तो वो परिवार जब वहाँ पर आज़ादी से पहले आए थे तो तब यहाँ पर बसाकत बहुत कम थी, और उसके बाद जब लगातार लोग आते रहे तो लोगों ने कहा भी कि वो पुरानी जगह कौन सी, उन्होंने कहा जो मियाँ वाला है, मतलब जो मियाँ परिवार थे उनके नाम से। अब आपको ये लगा कि शायद ही अल्पसंख्यक मियाँ हो, तो जानकारी के अभाव में आपने उसका नाम भी बदल दिया। और मेरा ये कहना है कि अगर नाम बदल के अगर इस सियासत से कोई फायदा होता है, उत्तराखंड को कोई लाभ होता है, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरा कहना है धामी जी से कि आप जो ये उत्तर प्रदेश की जो जिस तरह की राजनीति है उसको उत्तराखंड में लाकर क्यों इस तरह को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, और अगर इस तरह की बातें अगर उत्तराखंड में होंगी तो मैं समझता हूँ ये यहाँ के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। रुड़की नगर निगम सभागार में बीजेपी संगठन ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें प्रदेश संगठन मंत्री, जिला प्रभारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बैठक के दौरान संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। उन्होंने पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने निवास पर बीजेपी का ध्वज लगाने का आग्रह किया। साथ ही अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक मंडलों में करने के लिए कार्यकर्ताओं से बोला गया। सभागार में आज कार्यक्रम व्यवस्था बैठक ली गई, जिसमें पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर और बाबा साहब के जयंती को लेकर और आने वाला समय जो है त्योहारों का समय, अष्टमी, नवमी और रामनवमी को संज्ञान लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। सभी लोग बूथ पर जाएं, लोग जन जागरण करें और स्वच्छता अभियान चलाएं और मंदिर, स्कूलों में जाकर जो है लोगों से मिले और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, केंद्र सरकार जो लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको जन जन तक पहुंचाएं। तो वहीं जिलाधिकारी करविंद्र सिंह ने जिला कार्यालय सभागार में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सरल, सुगम, सुरक्षित तरीके से संचालित किया जाए और साथ ही ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न हो। और साथ ही उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिए कि ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र खोला जाएगा और साथ ही पंजीकरण के लिए 25-25 कार्मिकों की तैनाती देखने को मिलेगी। अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर 3 शिफ्टों में पंजीकरण के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल शिफ्ट लगाई जा सके।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सीएम धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू संचालन के लिए बद्रीनाथ धाम से चमोली तक यात्रा मार्ग के खतरनाक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और साथ ही NHIDCL के अधिकारियों से सुधारीकरण कार्य की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने प्रशासन की टीम के साथ चमोली जिले के बलरामपुर और साथ ही बलरामपुर JP बैराज के समीप लामबगड़ का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही अब आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पूर्व ही हाईवे को सुचारू यातायात के लिए तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि नियमित रूप से जो है मॉनिटरिंग की जाए सड़कों की, यात्रा मार्ग की। तो कल चमोली से बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 एजेंसीज हैं, NHIDCL और BRO। तो काम अच्छा चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है और आशा है कि यात्रा से पहले सुगम बना दिया जाएगा इन सबको। तो फिलहाल BRO के जो नए ब्रिजों का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छी गति देखने को मिली है और लामबगड़ में जहाँ पे कंजेशन पॉइंट रहता था वहाँ भी अच्छी कार्य प्रगति देखने को मिली है। तो कुछ ब्रिजेज ऐसे हैं जो इसी यात्रा सीजन में कमीशन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और 1-2 ब्रिजेस ऐसे हैं जो नेक्स्ट यात्रा सीजन तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था ये रखी है कि यात्रा पूरी सुचारू रहेगी, डबल लेन चलेगा और जहाँ जहाँ पे स्लाइडिंग जोन्स आए थे जैसे हाथी पहाड़ और मारवाड़ी पुल के पास, वहाँ थोड़ा सा कंसर्न अभी है क्योंकि काम थोड़ा स्लो था। तो BRO को निर्देशित कर दिया है कि उसको भी तेजी से काम। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौड़ ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उर्मिला सनावर पर फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पूर्व विधायक का कहना है कि उर्मिला सनावर लगातार झूठियां फैला रही हैं। पूर्व विधायक ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की है कि उर्मिला सनावर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए ताकि इस तरह की साजिशों पर रोक लगाई जा सके। मैं साजिश के तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र TV। नमस्कार।